आज से हम शुरुआत कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। इससे पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम जैसे ही शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में जिस शब्द की सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है उस शब्द को कहते हैं संविधान। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो किसी देश व किसी राज्य को चलाने के नियम व कानून जिस किताब में लिखे हुए होते हैं उस किताब को कहते हैं संविधान। तो किसी देश या किसी राज्य को चलाने के नियम व कानून जिस किताब में लिखे हुए हैं उस किताब को कहते हैं संविधान। देखो, पहले संयुक्त परिवार होता था, तो जो परिवार का जो मुखिया होता था या सबसे बुजुर्ग जो आदमी होता था वो पूरा परिवार के काम बांट देता था कि भाई बड़े आदमियों को ये करना है, महिलाओं को ये करना है, बच्चों को ये करना है, ताकि पूरा परिवार सुव्यवस्थित ढंग से चल सके। इसी प्रकार किसी देश में किसी राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए भी नियम व कानून की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो कोई सड़क के बाएं से जा रहा है, कोई दाएं से जा रहा है, कोई बीच से जा रहा है, तो वो देश सुव्यवस्थित ढंग से चल नहीं सकता। तो किसी देश व किसी राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए नियम व कानून जिस किताब में लिखे हुए हैं उस किताब को कहते हैं संविधान। अब हम देखते हैं कि संविधान में जो है वो उस किताब में नियम व कानून किस पैटर्न में लिखे हुए हैं। तो इस किताब के अंदर कुछ 22 अध्याय है और 395 अनुच्छेद। देखो, हमारे 10th के अंदर किताब होती थी, उसमें होता था कि प्रश्नावली नंबर 1, प्रश्नावली नंबर 2, प्रश्नावली नंबर 3, प्रश्नावली नंबर 4, इस प्रकार समझो कि इसके अंदर कुल 22 प्रश्नावली हैं। और उस प्रश्नावलियों के अंदर एक चीज़ और होती थी, 1.1 प्रश्नावली, 1.2 प्रश्नावली, 1.3 प्रश्नावली, 1.4 प्रश्नावली। इस प्रकार जो ये पॉइंट है वो इसके अंदर है 395, जिसे हम आर्टिकल कहते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो इस किताब के अंदर कुल 22 अध्याय और 395 अनुच्छेद हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले भाग 1 की या अध्याय 1 के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो अध्याय 1 के बारे में लिखा हुआ है कि संघ व राज्य क्षेत्र। तो अध्याय 1 के अंदर किसकी चर्चा की गई है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, मतलब भारत और भारत के राज्य क्षेत्र की सीमाओं के बारे में जो है वो भाग 1 के अंदर चर्चा की गई है। अब भाग 1 के अंदर जो है वो आर्टिकल 1 से 4 आता है भाग 1 के अंदर। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है, मतलब भारत राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है। जैसे एक एक सदस्य मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार राज्य आपस में मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझना है, भारत जो है वो स्टेट ऑफ यूनियन कहलाता है, जबकि कुछ देश स्टेट ऑफ फेडरेशन होते हैं या कुछ देश स्टेट ऑफ कन्फेडरेशन होते हैं। इनमें अंतर क्या होता है? देखो, हम एक उदाहरण के तहत समझते हैं। स्टेट ऑफ फेडरेशन जो कि है यूएस है। देखो, जो ये स्टेट ऑफ फेडरेशन होता है इसमें क्या होता है कि बहुत सारे राज्य एक साथ आते हैं और एक एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर करते हैं कि चलो हम साथ मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये राज्य होते हैं ना, ये सारी शक्तियाँ केंद्र को नहीं देते, कुछ शक्तियाँ अपने पास भी रख लेते हैं। इसलिए केंद्र यदि उस राज्य के लिए कोई कानून बनाना चाहिए और वो राज्य कहते हैं कि उस राज्य की उस कानून में सहमति नहीं होती है, तो केंद्र जबरदस्ती उस राज्य पे वो कानून नहीं थोप सकती, जो स्टेट ऑफ फेडरेशन जो देश होते हैं। जबकि स्टेट ऑफ यूनियन होते हैं, जैसे भारत है, भारत में यदि केंद्र सरकार ने किसी राज्य के लिए कानून बना दिया तो उस राज्य को वो कानून मानने के लिए बाध्यकारी होना पड़ेगा। जबकि जो स्टेट ऑफ फेडरेशन होते हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि राज्य कहे कि ये कानून हमको पसंद नहीं आया तो वो केंद्र उस पर वो कानून थोप नहीं सकते। इस कारण ये बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। यदि कोई राज्य फिर चाहे कि नहीं, इस देश के साथ मेरा अच्छा स्वभाव नहीं है, तो वो उस देश से वो राज्य अलग भी आसानी से हो सकता है। इसलिए स्टेट ऑफ यूनियन को जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत माना गया है, क्योंकि इसमें जो है सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, राज्य के पास कुछ होता ही नहीं। इसलिए राज्य जो है वो स्टेट ऑफ यूनियन से अलग हो ही नहीं सकता, एक प्रकार से इम्पॉसिबल सी पोजीशन आ जाती है। तो सबसे मजबूत इसमें ध्यान रखना है कि स्टेट ऑफ यूनियन, स्टेट ऑफ फेडरेशन या स्टेट ऑफ कन्फेडरेशन में सबसे मजबूत कौन से होता है, तो वो होता है स्टेट ऑफ यूनियन। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है। राज्य आपस में मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। तो आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तो संसद राष्ट्रपति को बता के कि भाई हम किसी विदेशी राज्य को, जैसे पाकिस्तान को भारत में मिला रहे हैं, राष्ट्रपति को बता के वो पाकिस्तान के किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया गया। तो आई होप के आर्टिकल 2 भी आपको समझ में आया होगा कि संसद राष्ट्रपति को बता के किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया गया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 3 में क्या लिखा है। तो आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी राज्य का नाम व सीमाओं को बदल सकती है। तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी संसद राष्ट्रपति को बता के कि भाई हम इस राज्य का नाम बदल रहे हैं या इस राज्य को 2 भागों में बांट रहे हैं, तो वो संसद बांट सकती है। जैसे बिहार से झारखंड को अलग किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। तो इस प्रकार से जो वो संसद राष्ट्रपति को बता के कर सकती है और किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। जैसे ओडिशा का नाम बदल के उड़ीसा किया गया। तो आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देके किसी भी राज्य को 2 भागों में बांट सकती है या किसी राज्य का नाम बदल सकती है। अब आर्टिकल 4 में क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 2 व 3 में किए गए संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते। अब संसद जब
अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कुछ बदलाव कर रही होती है, उस टाइम राष्ट्रपति कह दे कि भाई नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो राष्ट्रपति की इसमें मानी नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है राष्ट्रपति को सिर्फ बताना है। राष्ट्रपति कहेगी आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो वो चीज़ नहीं होगी, सिर्फ राष्ट्रपति को बताना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस अनुच्छेद 2 और 3 को जो आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। मतलब 368 में लिखा गया है कि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति होना जरूरी है। अब इन आर्टिकल 2 या 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रख दिया, इसलिए राष्ट्रपति की अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति को पूछना है। तो आई होप कि आज भाग 1 के बारे में आप समझे होंगे। कोशिश की गई बहुत आसान भाषा में आपको समझाया था। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे भाग 2 के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में भाग 2 के साथ।